बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, ये आप लोगों को ये चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। और आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 34 था उसमें हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स किया था। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, the force which does not remain constant during the process of doing work is called work done by variable force। इसका क्या मतलब है? सिंपल जो हमने केस लिया, जैसे हमने ये कहा कि खिलौना जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह हम लेके गए थे, तो हमने उसमें बाजू को ऊपर नीचे नहीं किया था, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए जो फोर्स हमने लगाई थी वो कांस्टेंट थी। तो जब फोर्स कांस्टेंट हो तो फिर ग्राफ के थ्रू जो है ना वर्क को मेजर करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती। अब क्योंकि वर्क डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, अगर फोर्स चेंज हो तो फिर हम वर्क तो हमने मेजर करना है, फिर कैसे करेंगे? पहले हम एग्जांपल्स देख लें, ये आपने बतानी है। फर्स्ट है, एज अ रॉकेट मूव्स फ्रॉम द अर्थ वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी विच वेरीज एज इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस पर सपोज कर लें कि ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए रॉकेट जो है ना, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में आपने ये टॉपिक पढ़ना है या पढ़ लिया होगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए जो फोर्स एक्ट करेगी, जो रॉकेट फोर्स लगाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए, उसका आप इक्वेशन देखेंगे तो उसमें उसका मैस वेरिएबल है, तो जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक अगर हम वर्क मेजर करते हैं तो वर्क हम उस मेथड से मेजर नहीं करेंगे जैसे हमने पिछले केस के अंदर किया था। तो यहाँ पे फोर्स जनरली जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप ये समझते हैं कि वर्क में जो फोर्स यूज़ हो रही है पॉइंट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो कांस्टेंट होगी, लेकिन इस केस के अंदर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ये एक एग्जांपल होगी। दूसरी स्प्रिंग वाली, स्प्रिंग को आप जो है ना अपने सपोज करें उसके साथ कोई ब्लॉक अटैच है, उसको आप ऐसे स्ट्रेच करें और छोड़ दें, तो स्प्रिंग की जो फोर्स है वो भी ड्यूरिंग इट्स पाथ, तो वो भी क्या होगी, वो भी चेंज होती रहती है। तो जहाँ अगर हमने ये वर्क मेजर करना हो जहाँ फोर्स चेंज हो रही हो, जहाँ फोर्स वेरिएबल हो, तो उसको मेजर करने का क्या तरीका है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं हम आगे जी। इसमें सपोज कर लेंगे हमारे पास एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी। ये डायग्राम आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये मैं थोड़ा सा इसको बेहतर वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा डायग्राम को। क्यों कि डायग्राम अगर आपकी ठीक नहीं है तो फिर ये एक्सप्लेनेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये देखें, ये लाइन जो है ना, ये देखें, ये इसमें ये शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, नज़र भी आ रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, हम इसके पाथ बना लेंगे छोटे छोटे। ये देखें, ये हमने कुछ इसके पाथ बना लिए, ठीक है। ये पाथ जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका ये जो है ये डेल्टा D1, ये डेल्टा D2, लेकिन उस पाथ के अंदर जो आपने फोर्स रखनी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। दोबारा सुन लें, सपोज कर लें यहाँ फोर्स है 2 न्यूटन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, हालांकि चेंज हो रही है, लेकिन पॉइंट ए से यहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ तक फोर्स आपने क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। दोबारा ये बात सुन लें, उस पाथ के अंदर फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसलिए डेल हमने इसके साथ नहीं लगाना। इसका मतलब क्या हो, यहाँ से यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गई है, इसलिए पाथ हमने छोटे बनाने हैं। ये छोटे ही पाथ है लेकिन हमने इसको जूम किया हुआ है ताकि हम कैलकुलेशन को समझ सकें। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स यहाँ भी पैरेलल नहीं है, इनके दरमियान एंगल मौजूद है, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, ये θ1, फिर यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स होगी वो F2 होगी, और ये जो पाथ है आपका ये वाला इंटरवल, ये क्या, डेल्टा D2, यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, θ2। इस तरह ये पाथ बनाते जाएँ तो ये कहाँ तक होंगे, डेल्टा DN तक। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आपने वर्क मेजर करना है तो पहला काम आपने क्या किया, इसके छोटे छोटे इंटरवल बना लिए। अब हर इंटरवल में 3 चीज़ों का आपको पता हो, डेल्टा D1 का, फोर्स का और एंगल का। तो यहाँ पे फर्स्ट है डेल्टा D1 एंगल, θ1 और फोर्स F1। इसके साथ डेल्टा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। अब हम हर टुकड़े का अलग अलग वर्क मेजर करेंगे, ठीक है। इधर देखें, W1 F1 डॉट डेल्टा D1, ये देखें ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे वेक्टर रखा। अब हम इसको इक्वल करते हैं, पहले की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड, और साथ क्या आ जाएगा, cos थीटा, F1 cos θ1 डेल्टा D1। इसी तरीके से
सेकंड इंटरवल आ गया और उसको भी इसी तरह लिखेंगे F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 और कितने इंटरवल है हमारे पास n इंटरवल है तो फर्स्ट सेकंड और उसके बाद n इंटरवल। अब हम टोटल वर्क मेजर करते हैं। टोटल वर्क में क्या होगा W1 W2 W3 अप टू प्लस Wn तमाम वर्क को आप इकट्ठा कर दें। ये देखिए हमने इकट्ठा कर दिया। ये फर्स्ट टर्म आ गई ये वाली, फिर ये सेकंड टर्म आ गई, फिर ये थर्ड टर्म आ गई, सबको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने इन ये देखिए एक सीरीज बनी हुई है, ठीक है, ये इसमें ये वैल्यू गिवन है, फिर ये वैल्यू गिवन है। इन सब को अगर हम एक टर्म के अंदर लिखना चाहें तो इसका तरीका क्या है, ये दोबारा सुन लें। इसमें ये नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर प्लस है, फिर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं फिर प्लस है। तो इसको हम नाम देंगे कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का, और दरमियान में अगर प्लस आ रहा हो तो ये सम है। तो ये जो पूरी टर्म है ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगी सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं फिर वो ऐड भी हो रही हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हम ये सिग्मा का साइन यूज़ करेंगे। ये सम है किन प्रोडक्ट्स का, फोर्स, एंगल और डेल्टा डी। तो हम इसको लिखेंगे F cos थीटा डेल्टा डी और यहाँ भी लिखेंगे आई जो है वो वेरिएबल है जो शो कर रहा है कि आपने सम कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेके n तक। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 to n Fi cos थीटा आई डेल्टा डी आई। ये प्रोडक्ट्स हो गए और इनका सम क्या है, यानी आप ऐसे लिखेंगे F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 प्लस, इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये आप इस पूरी ये जो सीरीज लिखी हुई है इसको आप एक टर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड था वर्क को मेजर करने का बाय यूजिंग दिस। अब हम थोड़ा सा ग्राफिकली आगे चलते हैं जी। अब ग्राफिकली जो है ना, ये देखें आपके पास जो वर्क है A से B तक, इसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ये देखिए फोर्स चेंज हो रही है, ठीक है। ये देखें ये फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, ये देखें ये और कम हो रही है, फिर थोड़ी सी और बढ़ना शुरू हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वर्क कैसे मेजर करें। अगर जैसे पिछले में था उसमें तो सिंपल सी रेक्टेंगल बन रही थी, उसका एरिया मेजर करना भी आसान था। अब यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं बन रही, फिर वर्क कैसे मेजर करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे भी यही करेंगे, इसके छोटे छोटे से टुकड़े करेंगे, यानी इसकी रेक्टेंगल्स बना लेंगे। ये देखिए हमने रेक्टेंगल्स बनाई हुई है। अब हर रेक्टेंगल का जो यहाँ ये इंटरवल है ये डेल्टा D1, ठीक है, और फोर्स क्या होगी F1 cos थीटा 1। ये देखें ये डेल्टा D2 डेल्टा DI या डेल्टा DN, इसके सारे रेक्टेंगल्स बना ली। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम एरिया मेजर करेंगे तो वो तो रेक्टेंगल का आएगा। एरिया किसका आएगा, रेक्टेंगल का। ये देखें इसका एरिया यहाँ तक तो बात ठीक है। अब इसका फर्ज करें हमने ये वाला वर्क मेजर करना है W3, ये वाला, ये W2 पे आ जाए। ये देखें इसका जब हम वर्क मेजर करते हैं तो हम डेल्टा D को और F2 cos थीटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है ना ये तो हमारे असल काम के अंदर शामिल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एरिया की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। यानी आपका हो सकता है कि वैल्यू ये 97 हो और रेक्टेंगल की जो आप निकाल रहे हैं हो सकता है कि इसकी वैल्यू ये वाली जो है ना ये हो सकता है कि 20 हो और ये वाली 20 हो और ये वाली 5 हो। 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 100, यानी वर्क आपका 100 जूल आ रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा आपको निकालना होगा। लेकिन रियल में कितना है आपका एग्जैक्ट, या रियल में वर्क आपका हो सकता है 96 हो। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ की मदद से जब आप रेक्टेंगल बना रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल एरिया आपको रेक्टेंगल का मिल रहा है, उस असल वर्क का नहीं मिल रहा। असल वर्क के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। इस मसले को कैसे हम हल करें, यानी वर्क आपको मिलेगा लेकिन आप एग्जैक्ट वर्क हासिल नहीं कर सकते। सॉरी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए इस लाइंस को हम पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द स्मॉल शेडेड रेक्टेंगल Fi cos थीटा I डेल्टा Di रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यूरिंग द ith इंटरवल। ये वाला, ये देखिए ये उसने जो ब्लैक किया हुआ है ये उसने आई का कहने का मकसद ये है कि उसने अपनी मर्जी से एक पोर्शन ले लिया है। वो कहते हैं इसमें जो वर्क है ना ये वाला आपका वर्क, ये कैसे हमने मेजर करना है, हमने एरिया लेना है इस रेक्टेंगल का जो कि किस चीज़ की इक्वल है, ये उसकी बेस हो गई, ये उसकी हाइट हो गई। ये देखें Fi cos थीटा I इसको मल्टीप्लाई करवाएं किसके साथ, डेल्टा Di के साथ। ये Fi cos थीटा I वाला हिस्सा हो गया और ये डेल्टा Di। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, वर्क इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का। ये उसने लिखा हुआ है। टू गेट एक्यूरेट वर्क डेल्टा D बिकम्स वेरी स्मॉल। टू गेट एग्जैक्ट वर्क
डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। दो चीजें हैं। एक्यूरेट वर्क के लिए डेल्टा टी को क्या रखना होगा, स्मॉल, और एग्जैक्ट अगर आपने लेना है तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब इस बात को यहां से समझे पहले, यानी ये ऐसे था कि पहले हम वर्क मेजर कर रहे थे इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से मिसिंग था। हमने क्या किया, इसके हिस्से बढ़ा दिए, तो इनके दरमियान का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये गैप कम हो जाएगा, यानी मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना देता हूँ, तो ये हिस्सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस रेक्टेंगल की वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू सपोज करें 50 निकल रही है और एग्जैक्ट में आपका 49 है, तो इसका मतलब है 50 और 49 के आप करीब आ गए हैं। अगर मैं ये रेक्टेंगल्स इनके दरमियान में और ज़्यादा लाइंस लगा दूँ तो रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ जाएगी, और ये इतनी बढ़ जाएगी कि ऑलमोस्ट, जैसे पेंसिल्स नहीं आप इकट्ठी कर देते, अब हर पेंसिल का अलग अलग वर्क एरिया मेजर करें, तो ये डेल्टा डी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दूंगा। ये कितना इस्तेमाल कर दूंगा, मैं ये इतना इस्तेमाल कर दूंगा, ये ऐसे है जैसे 0.000001, यानी डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। क्या किया हमने यहाँ पे, वही जो रेक्टेंगल्स बनी हुई थी उनको इतना करीब बना दिया, इतना करीब बना दिया कि उनके दरमियान की जो लाइन थी वो हमें नज़र ही नहीं आ रही है, ऐसे बन गया जैसे ये बैंड है, यानी वो लाइंस इतनी करीब कर दी कि उनके दरमियान में कोई फ़र्क ही नहीं रखा। हमने क्या किया, बेसिकली एक लाइन यहाँ और लगा दी, एक लाइन और यहाँ लगा दी, एक लाइन और यहाँ लगा दी, यानी इन दोनों के दरमियान डेल्टा डी जो डिस्टेंस है दो रेक्टेंगल्स के दरमियान, वो इतना इस्तेमाल कर दिया, इतना इस्तेमाल कर दिया कि हमें वो रेक्टेंगल्स जो है ना वो एक बैंड नज़र आ रही है, ठीक है। ये तो फिर आपका जो वर्क है वो आप कैसे मेजर करेंगे, एग्जैक्ट वर्क के लिए डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए, यानी आप बेसिकली डेल्टा से डेरिवेटिव में चले गए हैं। डेरिवेटिव कंसेप्ट आप मैथमेटिक्स के अंदर भी लेते हैं, तो आप डेल्टा से डेरिवेटिव की तरफ चले जाते हैं, तो उसके लिए चेंज क्या होना चाहिए, जीरो नहीं लिखना आपने, अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब है इन दो लाइंस के दरमियान, ये देखें ये डेल्टा है आपका, दो रेक्टेंगल्स के दरमियान फ़र्क, मैंने और लाइंस लगा दी तो ये फ़र्क कितना हो गया, ठीक है। ये इतना रखना है कि ये हल्का सा फ़र्क होना लाजमी है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे लगेगा जैसे ये बैंड बन गया। अब ये वाला वर्क अगर आप मेजर कर लें तो आपको वर्क क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वर्क, अगर ये वाला एरिया आप निकाल लेते हैं। तो यहाँ सारी गेम है एरिया की, ग्राफ से आप एरिया निकाल लें तो आप वर्क मेजर कर सकते हैं। इसमें एरिया आप रेक्टेंगल्स का निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका सबको ऐड करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वर्क क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला वर्क शामिल नहीं है। ये उसकी वैल्यू जब आप टोटल एरिया की निकालेंगे तो वर्क की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ रही होगी, हालांकि एग्जैक्ट वर्क में ये वाला एरिया शामिल नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें रेक्टेंगल्स और बनाएंगे, तो ये वाला हिस्सा कम से कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये हमने बैंड बना दिया। अगर आप बैंड बना देते हैं फिर क्या होगा, आप ये इस कर्व के नीचे वाला एरिया अगर आप टोटल मेजर कर लें तो आप एग्जैक्ट वर्क बता सकते हैं। इसमें एग्जैक्ट वर्क आपको मेजर नहीं होगा। तो मैं इसको समराइज़ कर लूँ, बड़ा कंसेप्चुअल सा ये जो है ना आपका टॉपिक था। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें वर्क जो है उसमें जो फोर्स है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वेरिएबल होती है। ये दो उसके केसेस आ गए। फिर हमने क्या किया, हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये पाथ बनाया, इसमें फोर्स क्या है, चेंज हो रही है, लेकिन उस इंटरवल के अंदर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल बन रहा है। हमने हर टुकड़े का वर्क मेजर किया और सबको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और इस एक सीरीज को सम की सूरत में लिखा। फिर हमने जब ग्राफ की मदद से वर्क लेना चाहा तो हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है ऐसे जस्ट लाइक दैट, हमारे पास एक कर्व है, इसका मतलब है फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और हर टुकड़े का अलग वर्क मेजर किया उसके एरिया से, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा था, प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये वाला जो है ये एरिया में तो आ रही है वैल्यू, लेकिन रियल में ये वैल्यू जो है ना वो ऐड नहीं होनी चाहिए। उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने डेल्टा डी को बहुत सिंपल एक लाइन में बता दूं, डेल्टा टी को बहुत इस्तेमाल कर दिया, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो वही इक्वेशन किस में चली जाएगी, अब यहाँ से आप एग्जैक्ट वर्क मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वैल्यू। तो अब ये आपकी जो रेक्टेंगल है वो क्या बन गई है, एक बैंड बन गई है, यानी इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया है, अब डायरेक्ट एरिया टोटल आप मेजर कर लें, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो आप एग्जैक्ट वर्क बता सकते हैं। ये था आपका टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।